स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर की शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आप लोग वीडियो तो पूरी की पूरी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, कर लिए हैं तो कोई बात नहीं किए तो जरूर कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। तो आज की खबर की शुरुआत करेंगे कि अख्तरुल ईमान का विपक्ष को चैलेंज, बोले इस बार राज्यसभा पर हमारा हक। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने विपक्षी दलों खासकर कि आरजेडी और कांग्रेस को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि राज्यसभा की सीटों पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार क्यों हो, जब इस बार उनकी पार्टी का भी हक बनता है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी ने जमीन पर संघर्ष किया है और जनता का समर्थन हासिल किया है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में उन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए हैं और सीटों के बंटवारे में न्याय की मांग की है। उनके इस बयान से विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छोटे दलों की ये मांग राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल इस चुनौती का क्या जवाब देती है। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर विवाद तेज, रिलीज हुई तो तोड़फोड़ की चेतावनी। जी हाँ, फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। एक सामाजिक महासंघ ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि इसमें समुदाय विशेष की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो वे प्रदर्शन और विरोध करेंगे। जब कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रिलीज होने पर तोड़फोड़ की जा सकती है। इस बयान के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। फिल्म निर्माताओं की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि कहानी काल्पनिक है और किसी भी भावना आहत करने का उद्देश्य नहीं है। इस विवाद ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक संवेदनशीलता के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि फिल्म की रिलीज को लेकर के आगे क्या फैसला लिया जाता है। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों पर पुलिस सतर्क, सभी थानों को किया गया अलर्ट। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाहों और फिर कुछ संदिग्ध घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एएसपी ने सभी थानों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। ऐसे में थानों को निर्देश दिया गया है कि वे गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूक करें और फिर बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर विश्वास न करने की अपील करें। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों में की पहचान और सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने का या फिर हेल्पलाइन नंबर पर दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। Z+ सुरक्षा में रहते हैं और पुलिस का मजाक उड़ाते हैं। अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें पुलिस को लेकर के टिप्पणी की गई थी। अशोक चौधरी ने कहा कि जो नेता खुद Z+ सुरक्षा में रहते हैं वे पुलिस बल का मजाक उड़ा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था संभालती है और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके उनके मनोबल को गिराता है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहा है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सुरक्षा बलों का अपमान करना ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बिहार के 2 जिलों में खुलेगी नई चीनी मिलें, सरकार और एनएफसीएसएफ के बीच समझौता। दरअसल बिहार के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के 2 जिलों में नई चीनी मिलें स्थापित की जाएगी। इसको लेकर के नीतीश सरकार और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जब सरकार का कहना है कि नई मिलों के शुरू होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर दाम मिल सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गन्ना उत्पादन वाले इलाकों में लंबे समय से मिलों की कमी की शिकायत की थी। सरकार का दावा है कि ये कदम कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने जनसुराज छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ। जी, बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। जनसुराज अभियान से जुड़ा एक कद्दावर नेता ने संगठन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इस कदम को प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से संगठन के भीतर मतभेद चल रहे थे। नेता ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और कांग्रेस की विचारधारा से खुद को अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे जनसुराज के संगठनात्मक मजबूती पर असर पड़ सकता है, खास करके उन इलाकों में जहां पर उस नेता का प्रभाव रहा है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस झटके से कैसे उभरते हैं और आगे की रणनीति क्या तय करते हैं। बिहार की सियासत में इस घटनाक्रम ने नई चर्चा छेड़ दी है। बिहार के वैशाली में जीविका दीदियां सिलेंगी आंगनबाड़ी बच्चों की ड्रेस, बढ़ेगी ग्रामीण महिलाओं की आमदनी। बिहार के वैशाली जिले में ग्रामीण महिलाओं के लिए अच्छी पहल शुरू की गई है। अब जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं आंगनबाड़ी बच्चों की यूनिफॉर्म सिलेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी के लिए जरूरी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही तैयार हो, ताकि महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिले। इस योजना से सैकड़ों जीविका दीदियों की आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहला आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को नियमित काम मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बिहार का इनामी लुटेरा हरियाणा से गिरफ्तार, कई वारदातों का आरोपी। दरअसल बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी लुटेरा हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर लूट समेत कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। जब पुलिस के मुताबिक आरोपी राज्य के विभिन्न जिलों में लूट की वारदातों में शामिल था और उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा में छापेमारी करके उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है। पूछताछ में उसके गिरोह और फिर अन्य साथियों के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। जब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा हो सकता है। साथ ही फरार अन्य आरोपियों की तलाश में भी अभियान तेज कर दिया गया है। पंचायत के वार्ड सदस्यों को 2 लाख तक फंड देने की तैयारी, केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी सरकार। जब बिहार सरकार पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि अब पंचायत के वार्ड सदस्यों को भी 2 लाख रुपए तक का अलग फंड दिया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को सीधे फंड मिलने से छोटे छोटे स्थानीय विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। अभी कई बार छोटी योजनाओं के लिए भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे काम में देरी होती है। वहीं पर सरकार का मानना है कि वार्ड स्तर पर स्वीकृति राशि मिलने से नाली, सड़क, जलापूर्ति और फिर अन्य जरूरी काम तुरंत कराए जा सकेंगे। इससे पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर पंचायत व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जाएगा। बिहार के सहरसा में 3800 लीटर शराब जब्त, गिट्टी के नीचे छिपाता तस्करी का सिंडिकेट। जी हाँ, बिहार के सहरसा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3800 लीटर अवैध शराब बरामद की है। हैरानी की बात यह रही है कि शराब को गिट्टी के नीचे छिपा करके रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की दबिश के दौरान करीब 15 तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई से पहले ही उन्हें भनक लग गई है, जिसके बाद वे भाग निकले। जब पुलिस अब उनकी पहचान करके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि शराबबंदी कानून के तहत इस तरह की तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बरामद शराब की जांच की जा रही है और फिर पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच तेज कर दी गई है। शोरूम से नई कारें गायब, पुलिस की कार्रवाई से मालिक भी रह गया दंग। जहां एक कार शोरूम से अचानक 3 नई गाड़ियां गायब हो गई है, जिसके बाद इलाके में हरकत मच गया है। शोरूम मालिक ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV फुटेज खंगाले और फिर तकनीकी जांच शुरू की है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। वहीं पर कुछ ही समय में पुलिस ने कारों का पता लगा लिया है और फिर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जब पुलिस की इस फुर्ती से शोरूम और मालिक भी हैरान रह गया है, जिसे इतनी जल्दी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी।
सबका इलाज करूंगा, सबकी फाइल मेरे पास है। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सम्राट चौधरी। जी हां, बिहार विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा। जब बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सबका इलाज करूंगा, सबकी फाइल मेरे पास है। उनके बयान से सदन में हलचल मच गई। जब सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन बेवजह हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उनके इस सख्त बयान के बाद सत्ता और फिर विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित भी हुई, लेकिन सरकार ने अपने रुख पर कायम रहने का संकेत दिया है। मौसम का बदला मिजाज, बारिश और बिजली को लेकर के अलर्ट। जब मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश और फिर बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि दिल्ली, यूपी और फिर बिहार में फिलहाल तेज धूप और फिर बढ़ती गर्मी का असर दिख रहा है, यानी कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तापमान लगातार बढ़ रहा है बिहार में। जब बिहार में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और मार्च की शुरुआत में गर्मी और तेज हो सकती है। फिलहाल बारिश के आसार कम है, लेकिन कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों और फिर बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई है। मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति में ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बिहार के 260 नदियां गायब, 2050 तक बिहार में जल संकट का खतरा। एक चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 260 नदियां और जल स्रोतें धीरे धीरे गायब हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जस की तस चली तो फिर 2050 तक राज्य में गंभीर जल संकट हो सकता है। विश्लेषण के अनुसार मुख्य वजहों में गाद का जमाव, अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव और फिर पर्यावरण संरक्षण की कमी शामिल है। इन कारणों से नदी के प्रवाह में कमी आई है और फिर कई छोटे छोटे नदियां समय के साथ सूख गई है। अधिकारियों का कहना है कि नदी संरक्षण के लिए ठोस नीति और फिर जनता का सहयोग जरूरी है। जलस्तर बचाने, नदी तट की सफाई और फिर बफर जोन सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने होंगे। जी हाँ, विशेषज्ञों ने कहा कि यदि समय रहते रोक नहीं लगाया गया तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को भी एआईएमआईएम की जरूरत, किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी। जब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चर्चा है कि कुछ सीटों पर गणित ऐसा बन रहा है जहां पर बीजेपी को भी एआईएमआईएम के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास सीमित लेकिन निर्णायक वोट माने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पार्टी किस ओर रुख करेगी। क्या वह विपक्ष के साथ जाएगी या फिर अलग रणनीति अपनाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम का फैसला 5वीं सीट जैसे मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है। इस चुनाव में छोटे दलों का समर्थन ही जीत हार तय कर सकती है। अब सबकी नजर एआईएमआईएम के अगले कदम पर है, क्योंकि उनके रुख से बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश जा सकता है। बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा, जल्द गठित होगी विशेष टीम। जब बिहार सरकार बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जमीन की खरीद बिक्री और फिर रजिस्ट्री के लिए अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक विशेष टीम गठित करने जा रही है, जो घर जाकर के आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगी। जब बताया जा रहा है कि ये सुविधा खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और फिर असहाय लोगों के लिए होगी, जिन्हें स्वास्थ्य या फिर अन्य कारणों से रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचने में दिक्कतें होती है। वहीं पर टीम दस्तावेजों की जाँच और फिर बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे काम घर पर ही करेंगी। वहीं पर राजस्व विभाग का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और फिर बुजुर्गों को बिचौलियों से राहत मिलेगी। साथ ही डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करके सेवा को आसान और फिर सुरक्षित बनाया जाएगा। वहीं पर सरकार का दावा है कि यह पहल प्रशासन को आम जन के और करीब लाने की कोशिश दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जल्द ही इसके दिशा निर्देश और आवेदन प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी। बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, 6000 करोड़ का लगेगा स्टील प्लांट। यह बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिहार में करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े स्टील प्लांट की स्थापना की तैयारी है। जब सरकार का दावा है कि इस परियोजना से बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी और उद्योग क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी। इस स्टील प्लांट के लगने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर कच्चे माल, परिवहन और फिर अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे
छोटे और फिर मध्यम कारोबारियों को भी फायदा होगा। जब विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा। वहीं पर सरकार इसे बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक अहम कदम बता रही है। अगर योजना समय पर जमीन पर उतरती है तो फिर ये परियोजना राज्य की तस्वीर बदल सकती है और युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल सकते हैं। वहीं पर अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ये बड़ा निवेश कब तक हकीकत में बदल सकता है। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल, सरकार मांगों पर करेगी विचार। जब बिहार में राजस्व कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर के अब समाधान की उम्मीद जगी है। जब सरकार ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जब लंबे समय से चल रही इस हड़ताल की वजह से दाखिल खारिज, जमीन से जुड़े काम और फिर अन्य राजस्व सेवाएं प्रभावित हो रही थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। जब राजस्व कर्मचारी वेतनमान, पदोन्नति और फिर सेवा शर्तों में सुधार जैसी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जब उनका कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक कामकाज सामान्य करना मुश्किल है। वहीं पर सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा और फिर कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो फिर जल्द ही हड़ताल समाप्त हो सकती है और फिर राजस्व विभाग का कामकाज पटरी पर लौट सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार और कर्मचारी के बीच होने वाली अगली बैठक में क्या फैसला मिलता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की असली चुनौती विपक्ष नहीं, सहयोगी की है एकता। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर की सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही सहयोगियों की एकजुटता मानी जा रही है, जहां पर सहयोगी दलों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अगर तालमेल में जरा भी कमी हुई तो फिर बीजेपी की रणनीति प्रभावित हो सकती है। बिहार में सीटों की संख्या और विधायकों के समर्थन को लेकर के गणित काफी पेचीदा है। सहयोगी दलों की नाराजगी या फिर अलग रुख एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं पर महाराष्ट्र में भी महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति और फिर सीट बंटवारे को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, टला बड़ा रेल हादसा। जब बिहार में एक बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई है। शरारती तत्वों ने ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता और फिर समय पर मिली जानकारी के कारण सैकड़ों यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब गश्ती टीम और फिर स्थानीय लोगों की सूचना पर रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रैक की जाँच की। इसके बाद संबंधित ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई। जहाँ घटना के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पर रेलवे और फिर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। संसद में तकरार के बीच विपक्षी सांसदों को विदेश भेजने की चर्चा। जहां संसद के भीतर हाल के दिनों में सरकार और फिर विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसी बीच ये खबर सामने आई है कि सरकार ने चिदंबरम, अखिलेश यादव, ओवैसी समेत 15 से अधिक विपक्षी सांसदों को विदेश दौरे पर भेजने का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर के सियासी हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दौरा किसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल या फिर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा हो सकता है, जहाँ पर भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को शामिल किया जा रहा है। यह सरकार की ओर से इसे लोकतांत्रिक संवाद और फिर वैश्विक मंच पर साझा प्रतिनिधित्व की पहल बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि संसद में अहम मुद्दे पर टकराव के बीच इस तरह के कदम राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये तनाव कम करने की कोशिश है या फिर रणनीति राजनीतिक चाल। आने वाले दिनों में इस पर तस्वीर और साफ हो सकती है। राबड़ी आवास पर सियासी घमासान, नहीं खाली होगा बंगला। जब बिहार की राजनीति में राबड़ी आवास को लेकर के नया विवाद सामने आया है। खबरों के मुताबिक लालू परिवार फिलहाल ये सरकारी आवास खाली नहीं करेगा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे सियासी तापमान बढ़ गया है। जब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फोन कॉल के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जब कहा जा रहा है कि इस बातचीत के बाद स्थिति बदल गई है और प्रशासनिक स्तर पर भी रुख नरम पड़ गया है। इस बीच एक बीजेपी नेता की टिप्पणी पर पार्टी स्तर से फटकार की चर्चा भी सामने आई है, जिससे मामला और दिलचस्प हो गया है। राबड़ी आवास सिर्फ एक बंगले का मामला नहीं, बल्कि ये राजनीतिक प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव की राजनीति बता रहा है, तो फिर सत्ता पक्ष इसे नियमों और फिर प्रक्रिया का मामला बता रहा है।
बिहार में एनडीए का सुपर स्ट्राइक, राज्यसभा की सभी सीटों पर बढ़त। जब बिहार की राजनीति में एनडीए ने बड़ा दांव खेलते हुए राज्यसभा चुनाव में मजबूत पकड़ बना ली है। यह खबर है कि गठबंधन 5 सीटों पर जीत की स्थिति में है, जिससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस नतीजों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच रामनाथ ठाकुर की वापसी भी लगभग तय मानी जा रही है, जहां उनकी उम्मीदवारी को लेकर के पहले से ही चर्चा थी और अब समीकरण उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एनडीए खेमे में इसे संगठनात्मक मजबूती और फिर रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों पर कब्जा जमाने से एनडीए को राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक बढ़त मिलेगी, जहां वहीं पर विपक्ष के लिए ये परिणाम आत्ममंथन का संकेत है। आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की सियासत और फिर गठबंधन की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। कांग्रेसियों ने देश को किया शर्मसार, उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर शाहनवाज हुसैन का हमला। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मामले पर कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश विरोधी गतिविधियों और फिर गलत राजनीति की वजह से कांग्रेस की छवि लगातार खराब हो रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक दलों को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी भूल करके अराजक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगते हुए कहा है कि ऐसे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उनके बयान के बाद कांग्रेस और फिर बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है, जब ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मुद्दा बनता नजर आ रहा है। प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी पर सरकार सख्त, मंत्री ने जारी किया नया आदेश। जब बिहार में प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है। आरोप है कि कई बस संचालक मनमाने किराए वसूल रहे थे और तय रूट और फिर समय का पालन नहीं कर रहे थे। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन और यात्रियों से अधिक किराया लेने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पर सरकार ने जिला प्रशासन और फिर परिवहन अधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ यात्रियों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके की शिकायत मिलने पर तुरंत हेल्पलाइन या फिर विभागीय कार्यालय में सूचना दें। इस फैसले से आम यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अनुशासित और फिर सुरक्षित बनाना उनकी प्राथमिकता है। बिहार में भ्रष्टाचार पर निगरानी का शिकंजा, 2 सरकारी अफसर रंगे हाथ गिरफ्तार। जब बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों अफसर रिश्वत लेते समय ट्रैप किए गए। इस कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में हलचल मच गया है। सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और फिर पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की। जैसे ही रिश्वत की रकम ली गई, टीम ने मौके पर ही दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नगद राशि भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके ठिकानों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर इस मामले में और लोग शामिल पाए गए तो फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को प्रशासन का सख्त रुख देखा जा रहा है। इस सरकार से कुछ नहीं होगा, पप्पू यादव का फेसबुक लाइव में तीखा हमला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर के बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार से कुछ नहीं होने वाला है और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जहां लाइव के दौरान उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाया है। जब पप्पू यादव ने एक खास व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग अपील की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता न्याय चाहती है और दोषियों को बचाया नहीं जाना चाहिए। पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जब उनकी इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य,
वाहन मालिकों के लिए सख्त निर्देश जारी। जब बिहार में अब सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब परिवहन विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि बिना निर्धारित नंबर प्लेट के वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। जब विभाग के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में विशेष कोड और सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिससे वाहन की पहचान आसानी से की जा सकती है और चोरी या फिर फर्जीवाड़े पर रोक लग सकती है। यह कदम सड़क सुरक्षा और फिर अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर चालान और फिर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अधिकृत केंद्रों या फिर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही नंबर प्लेट लगवाएं। जब सरकार का कहना है कि नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। बिहार में 173 सिविल जज पदों पर भर्ती कल से शुरू होगी आवेदन। आज से शुरू होगी आवेदन। जब बिहार में न्यायिक सेवा में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 173 सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और फिर इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त डिग्री विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू के आधार पर होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के अख्तरुल ईमान ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि AIMIM को मौका दें। RJD को उन्होंने कहा कि AIMIM को मौका दें। दरअसल अख्तरुल ईमान हिना साहब पर तैयार नहीं है। बताया जाता है कि RJD की तरफ से हिना साहब राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर सकती है, जिसकी वजह से अख्तरुल ईमान का ये कहना है कि राजद MIM को मौका दे। जी हाँ, पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तैयार नहीं है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी RJD से अपने कैंडिडेट के लिए समर्थन मांगा है। तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन अगर समझदारी से काम ले तो फिर वे बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीत सकते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि RJD कांग्रेस राज्यसभा में AIMIM का पहला सांसद बनाने का मौका दें, इसके लिए वे समर्थन मांग रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि AIMIM का संसद के उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओवैसी गला फाड़ करके 56 इंच के सीने वाले से बात करते हैं। महागठबंधन में ऐसा कोई आदमी नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों को AIMIM को समर्थन देना चाहिए ताकि पार्टी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि RJD महागठबंधन और फिर AIMIM की विचारधारा एक ही है। दरअसल विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों ने अख्तरुल ईमान से हिना साहब को RJD द्वारा राज्यसभा चुनाव का संभावित कैंडिडेट होने पर सवाल किया था। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम शुरुआत से ही RJD और फिर महागठबंधन से हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। अगर वे मना करते हैं तो फिर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि ओवैसी की पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव में बिहार से एक प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। पर इससे पहले विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में RJD के विधायक भाई वीरेंद्र ने हिना साहब को राज्यसभा कैंडिडेट बनाने की मांग की थी। अपनी पार्टी के मुखिया लालू एवं कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से की थी। उन्होंने कहा है कि इससे एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि हिना साहब को ओवैसी की पार्टी AIMIM समर्थन देगी और सत्ताधारी गठबंधन NDA के भी कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वहीं पर बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है। जो सीटें खाली हो रही है उनमें से 3 NDA तो फिर 2 RJD के सांसदों की है। वहीं पर बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से NDA 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगा। हालांकि 5वीं सीट जीतने के लिए NDA को 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, जबकि RJD कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को यह सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में 5 विधायकों वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और 1 विधायक वाली बसपा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, किशनगंज से एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, अंधभक्ति की राजनीति। कई राजनीतिक पार्टियों के कुछ समर्थक अंधभक्त होते जा रहे हैं, अपने चाहते नेता और पार्टी के गुलाम बन करके रह गए हैं। पार्टी या नेता जो बोल दे सब सही है मान करके चलते हैं। अब विचार और तर्क से ज्यादा अंध समर्थन में विश्वास करने लगे हैं। जब पार्टी और नेता का हर फैसला सही है ये मान लेना जैसे एक नई पहचान बन गई है। जब सवाल पूछना गुनाह समझा जाता है और आलोचना करने वाले को
दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नेता जनता के लिए काम करने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग नेताओं के लिए लड़ रहे हैं। जब किशनगंज में भी ये साफ दिखता है कि समर्थक अपने चहेते नेता के लिए आपस में झगड़ते हैं, सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि परिवार की महिलाओं तक को अपशब्द सुनना पड़ता है। इससे भाईचारा खत्म हो रहा है और फिर समाज बढ़ता जा रहा है। इस अंधभक्ति की एक बड़ी वजह धर्म और मजहब के नाम पर होने वाली राजनीति भी है। जब कोई पार्टी या नेता खुद को धर्म का रक्षक बताता है तो फिर उसके समर्थन में उसे सच मान लेते हैं और वे सोचते हैं कि उसका नेता ही उनके धर्म की ढाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले अक्सर सत्ता हासिल करने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। धर्म और मजहब आस्था का विषय है, राजनीति का हथियार नहीं। वहीं पर इतिहास गवाह है कि जब किसी समर्थक पर कोई भी मुसीबत आती है तो वही नेता और पार्टी अक्सर उसे पहचानते तक भी नहीं है। जेल जाने की नौबत हो या फिर किसी विवाद में फंसना, उस वक्त जय हो कहने वाले समर्थक अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अंधभक्त आंख बंद करके उसी पार्टी और फिर नेता का समर्थन करते रहते हैं। यह सोचने की बात है कि जिस नेता को आप अपना सब कुछ मानते हैं, कि आपको जानता भी है कि आपकी मुसीबत में वो साथ देने वाला भी है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं का हो रहा है। किशनगंज का युवा अपने कैरियर से ज्यादा नेताओं के कैरियर की चिंता करता नजर आ रहा है। घंटों सोशल मीडिया पर बहस, पोस्ट और कमेंट में समय बर्बाद हो रहे हैं। वही समय अगर पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, बिजनेस खुद पर अगर लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अंधभक्ति की राजनीति युवाओं को असली लक्ष्य से भटका रही है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि देशभक्ति का मतलब किसी पार्टी के अंध समर्थक बनना नहीं है। सच्ची देशभक्ति यह है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, ईमानदारी से मेहनत करें और देश की तरक्की में योगदान दें। देश किसी एक नेता या फिर पार्टी से बड़ा है। हमें दल से ऊपर उठ करके देश और फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर युवा अपने ऊर्जा अपने कैरियर और समाज निर्माण में लगाएंगे तो देश खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अंधभक्ति में डूबे रहेंगे तो ना आगे बढ़ पाएंगे और ना ही समाज। अब समय है जागने का, पार्टी नहीं, देश और अपने भविष्य, अपने खुद पर प्राथमिकता देने का। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज दौरे पर आ रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है और ये बात भी सामने आ गई है कि अमित शाह किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के किन किन क्षेत्रों में जाएंगे, उनका कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम है, या कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह सीमांचल आकर के डीएम एसपी के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीमांचल के 7 जिलों में नजर रखने के लिए भी चर्चा की जाएगी। जहां अमित शाह के दौरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में बैठक करेंगे। जब प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत उनका फोकस इंडो नेपाल सीमा के सटे गांव पर रहेगा। इन सीमा से सटे डीएम और एसपी को अमित शाह खास निर्देश देंगे, जिससे घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें पकड़ा जा सके। बैठक के दौरान अमित शाह का बॉर्डर क्षेत्र में अवैध धार्मिक निर्माण डेमोलेशन भी जोर रहेगा। जब राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 7 जिलों के डीएम और एसपी को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह का फोकस न केवल सुरक्षा पर है, बल्कि कानून व्यवस्था और फिर विकास को मजबूत करने के क्षेत्र को नक्सल मुक्त की तरह घुसपैठ मुक्त बनाने का संकल्प है। अमित शाह का ये 3 दिवसीय प्रवास 25 फरवरी से शुरू हो रहा है और 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान वे गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मिलकर के बड़े एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जिसका असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा। इस बीच अमित शाह खास तौर पर वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित पंचायतों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की संभावना को देखते हुए किशनगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार जबरदस्त तरीके से की जा रही है। वहीं पर पुलिस और खुफिया एजेंसी भी लगातार एक्टिव है। वहीं पर अधिकारियों को विकास योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट तैयार रखने के खास निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं पर इस बैठक में ईडी और फिर अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी राज्य औसत 17.5% से काफी अधिक है। किशनगंज में 68% है, जबकि अररिया, कटिहार और पूर्णिया में भी 50 से 70% के आसपास है। नेपाल और बांग्लादेश से सटी खुली सीमाओं के कारण घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। वहीं पर सरकार का मानना है कि डेमोग्राफिक बदलाव सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ये चिंता का विषय भी है। इस पूरे मामले
को लेकर के अमित शाह सीमांचल के डीएम और एसपी के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज दौरे पर आ रहे हैं और उनका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है कि कब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं। खास करके आपको बता दूं कि किशनगंज के ठाकुरगंज का दौरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और ये दौरा है 7 मार्च को। जी हाँ, 7 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज पहुंचेंगे। ये दौरा उनकी समृद्धि यात्रा का हिस्सा है, जिसके तहत वे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। जहाँ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है और फिर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहाँ इस दौरे को सीमांचल क्षेत्र के विकास के लहजे से अहम माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2 घंटे तक ठाकुरगंज में रहेंगे। उनका दौरा पावर ग्रिड परिसर से शुरू होगा, जहां वे विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और फिर जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। अधिकारी जिले में चल रही योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। वहीं पर समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और फिर भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डाल सकते हैं। इस सभा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद नीतीश कुमार धर्मकांटा चांदनी चौक के पास निर्माणाधीन बाईपास स्थल पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बाईपास निर्माण को शहर में यातायात जाम कम करने और फिर आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पावर ग्रिड के पास हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ये दौरा समृद्धि यात्रा के तहत सीमांचल क्षेत्र के विकास को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर 7 मार्च के कार्यक्रम और उससे निकलने वाले फैसले पर टिकी है। जी, अगर आप भी बिहार से हैं और आपका मन खुद का बिजनेस करने का है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से रुके हुए हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं, महिलाओं, SC, ST और फिर OBC वर्गों को 10 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। कैसे आप लोन लेंगे, हम आपको इसके बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। अभी फॉलो कीजिए। तो आपको बता दूं कि इस योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए देती है। इसमें से 5 लाख रुपए माफ हो जाते हैं, जबकि 5 लाख रुपए लोन के रूप में होते हैं, जिन्हें आपको 84 आसान किस्तों में वापस करना होता है। जब महिलाओं के लिए ये योजना और भी आसान है, क्योंकि उन्हें इस प्लान पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। पुरुषों को सिर्फ 1% साधारण ब्याज देना होता है, यानी कि बहुत कम ब्याज में आपका काम शुरू करने का मौका मिलता है। ये योजना बिहार के परमानेंट निवासियों के लिए है, जो पहले से ही वहाँ पर रह रहे हो। वहाँ पर खास करके बेरोजगार युवा, महिलाएं, SC, ST और फिर OBC वर्ग के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जहाँ 2026 चल रहा है और इस 2026 में भी अप्लाई का डेट आने वाला है, तो 2026 में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी बिजनेस आइडिया है तो सरकार आपको शुरुआत के लिए पैसे दे रही है। आपको बता दूं कि इस योजना में आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र, वहीं पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी कि जन्म तिथि के लिए, उसके बाद इंटर पास या फिर उसके बराबर की योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और कैंसिल चेक, वहीं पर पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब आवेदन कैसे करें, इसके लिए वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करें। इस वेबसाइट पर जाएं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और फिर आधार नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करें, अपनी जानकारी भरें और अपना बिजनेस आइडिया चुनें। वहीं पर सभी ज़रूरी कागज़ अपलोड करें, जहाँ फॉर्म को जाँच करके सबमिट कर दें और एक कॉपी अपने पास रख लें। ये योजना उन लोगों के लिए बड़ा मौका है जो नौकरी की जगह अपना काम करना चाहते हैं। जी हाँ, डिजिटल युग में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल और उनसे होने वाले दुष्प्रभाव पर चर्चा आम हो गई है। यह खास करके बच्चों में रील्स और ऑनलाइन गेम की लत बढ़ रही है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार ने इस विषय को गंभीर माना है। विधानसभा में सोमवार को ये मुद्दा गूंजा है। इसके बाद नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि बच्चों एवं किशोरों में सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स के इस्तेमाल और मोबाइल फोन के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। यह
सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों से राय भी ली। तो आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा में से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक समृद्ध वर्मा ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव घूमते हैं तो फिर अक्सर बच्चे मोबाइल में यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों टाइम बिताते हुए नजर आते हैं। उन्होंने सरकार से निश्चित आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। जेडीयू विधायक ने कहा कि इसमें आईटी के एक्ट के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को भी मिलकर के काम करना होगा। सभी को मिलकर के बिहार के लिए ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे लोग इस बारे में जागरूक हो सके। वहीं पर इसके जवाब में बिहार की आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने सदन में कहा कि ये गंभीर विषय है। भारत सरकार ने इसके लिए कई गाइडलाइन निकाली है। बच्चों के स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने का काम बहुविभागीय है। इसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अभिभावक, स्कूल और फिर समाज और सरकार साथ मिलकर के काम करेंगे। वहीं पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के विशेषज्ञों से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जब वहां से रिपोर्ट मिलने पर सभी विभाग बैठ करके एक नया मानक तैयार करेंगे। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सदन में कहा कि बिहार सरकार इसके लिए एक पूरी तरह से नई पॉलिसी बना रही है। वहीं पर विधायक समृद्ध वर्मा ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत को एक अदृश्य महामारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल पर इंफिनिटी स्क्रॉलिंग की तकनीक में फंस करके अपनी एकाग्रता खो रहे हैं। इससे बिहार के भविष्य की जड़ें खोखला होती जा रही है। उन्होंने तर्क दिया है कि मोबाइल पर रील्स देखने और गेम खेलने से डोपामाइन हार्मोन का प्रभाव होता है। इससे बच्चों का दिमाग हाईजैक होने लगता है। बच्चों को वास्तविक जीवन नीरस लगने लगता है। जेडीयू विधायक ने सवाल किया है कि एक तरफ जहां पर सरकार 1 करोड़ बच्चों को एआई सिखाने की योजना बना रही है, दूसरी ओर मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल होने से दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। उन्होंने इस लत को यानी कि इस आदत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट घोषित करने की भी मांग की है। जहां समृद्ध वर्मा ने राज्य सरकार से मांग की है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि डिजिटल हाइजीन को स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। जिला स्तर पर मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया आदि के एडिक्शन क्लिनिक खोले जाएं। जीविका दीदियों के जरिए गाँव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, अब आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर सकते हैं किसी भी मामले को लेकर के। अगर आपको भी किसी की कोई शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है तो आपको इसके लिए एक काम करना होता है। इसके लिए आप घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से ही शिकायत कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब भी हमें किसी चीज की शिकायत करनी होती है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी शिकायत ऐसे किसी व्यक्ति तक पहुंचाएं जो उसे सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर एक्शन भी ले। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी दफ्तर में आप किसी काम से जा रहे हैं और आपके काम नहीं हो रहे हैं या आपसे घूस मांगी जा रही है आदि, ऐसे में आप अपनी शिकायत उच्च अधिकारी या फिर संबंधित विभाग को कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको अपनी कोई बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है या कोई शिकायत करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में एक व्यवस्था है जिसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, हम आपको बताएंगे। जब आपको भी अगर अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है तो इसके लिए आपको पीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट है pmindia.gov.in/hi, यानी कि pmindia.gov.in/hi। इस वेबसाइट पर जाकर के थोड़ा नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री को लिखे वाले ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक हेयर टू साइन अप पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारियां भरें। इसके बाद आपको लॉगिन करके अपनी शिकायत या फिर बात यहाँ लिखनी है। अगर कोई दस्तावेज लगाने हैं तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं और फिर यहाँ पर सबमिट कर दें। आप प्रधानमंत्री कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी ऑप्शन है कि आप प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, आपको झोल लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो आप बिना वेबसाइट के, बिना इंटरनेट के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रधानमंत्री कार्यालय के पते पर डाक द्वारा अपनी बात पहुंचा सकते हैं, डाक विभाग द्वारा। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के एड्रेस पर पत्र भेजना होता है। प्रधानमंत्री का नया पता सेवा तीर्थ है। आज के समय में सोशल मीडिया भी प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका हो गया है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को टैग करके भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं।